आदर्श वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई पार्ट 2। लक्ष्मीबाई बाल्यावस्था से ही तेजस्वी और अपनी बात पर डट जाने वाली थीं। जिस समय नाना साहब और राव साहब घोड़ों पर हवाखोरी को निकलते थे तो वह भी घोड़े पर सवार होकर साथ जाती थीं। एक दिन नाना साहब हाथी पर बैठकर जाने लगे तो वह भी हाथी के लिए हट करने लगी। बाजीराव ने भी बहुत कहा कि छबीली को भी बैठा लो, पर नाना साहब न माने। उधर लक्ष्मीबाई हट करती ही जाती थी। इस पर मोरोपंत को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा, क्या तेरी तकदीर में हाथी पर बैठना लिखा है? क्यों व्यर्थ हट करती है? लक्ष्मीबाई ने तड़ाक से उत्तर दिया, मेरे भाग्य में तो 10 हाथियों पर बैठना लिखा है। समय आने पर यह बात पूरी तरह सत्य हो गई। झांसी की रानी होने पर वह नाना साहब से भी अधिक वैभवशाली बन गई। लक्ष्मीबाई का वैवाहिक जीवन। जिस समय लक्ष्मीबाई की आयु 8 वर्ष की हुई तो उसके पिता जाति प्रथा के अनुसार उसके विवाह की चिंता करने लगे। जब कानपुर में किसी से बातचीत पक्की ना हुई तो बाहर की खोज करने लगे। इसी समय झांसी के राजा गंगाधर राव के लिए भी वधू होने की लायक कन्या की खोज की जा रही थी। इस कार्य के लिए आने वाले सरदारों को लक्ष्मीबाई उपयुक्त जान पड़ी और जिस वर्ष गंगाधर राव झांसी के राज सिंहासन पर आसीन हुए उसी वर्ष उनका विवाह संस्कार लक्ष्मीबाई के साथ संपन्न हो गया। झांसी का प्रांत पहले बुंदेलखंड के सुप्रसिद्ध शासक महाराज छत्रसाल के अधिकार में था। उन्होंने उसे पूना के पेशवा बाजीराव प्रथम को अपनी सैनिक सहायता के उपलक्ष्य में भेंट स्वरूप दे दिया था। सन 1756 में नागा साधुओं के गुरु इंद्रगिरी ने उस पर अधिकार कर लिया, पर बाजीराव इसको इस तरह छोड़ने वाले नहीं थे। उन्होंने अपना एक सरदार कुछ सेना के साथ झांसी भेजा, जिसने इंद्रगिरी को पूर्ण रूप से पराजित कर दिया। उस समय झांसी में इन नागा सन्यासियों के 4 मठ थे, जिनमें 1,000 युद्ध कर सकने लायक साधु निवास करते थे। इन सबको प्रति मास 4 रुपया राज्य की तरफ से मिलता था और इनका कर्तव्य था कि जब कभी युद्ध आरंभ हो तो वह स्वयं मोर्चे पर पहुंच जाएं। ये नागा सन्यासी अधिकतर धनुष बाण से लड़ते थे। मराठा सूबेदारों ने भी इन चारों सैनिक संगठनों को, जिनका नाम आहंत, आभात, आखात और नाखात था, कायम रखा ताकि समय पड़ने पर इसको युद्ध क्षेत्र में भेजा जा सके। सन 1857 के विद्रोह में इन नागाओं ने भी लड़ने में प्रमुख भूमिका निभाई थी। कुछ समय बाद बाजीराव ने रघुनाथ हरि नेवालकर को झांसी का सूबेदार नियुक्त किया। ये एक वीर और सुयोग्य शासक थे और सन 1770 से 1794 तक 24 वर्षों में उन्होंने झांसी के राज्य की इतनी उन्नति की और वहां पर पेशवा के शासन को इतना सुदृढ़ बना दिया कि उससे प्रसन्न होकर रघुनाथ हरि को ही झांसी का ही पुश्तैनी सूबेदार बना दिया। जब वे अधिक वृद्ध हो गए तो उन्होंने सूबेदार के पद पर अपने भाई शिवराज भाऊ को नियुक्त कर दिया और स्वयं काशीवास करने को चले गए। इन्हीं शिवराज ने सन 1804 में लॉर्ड लिक के प्रयत्न से अंग्रेजी सरकार ने एक सुलहनामा लिख दिया था, जिसमें कहा गया था कि शिवराज भाऊ और कंपनी की सरकार आपस में सच्चे मित्र हैं और वे किसी भी आपत्ति के समय एक दूसरे की सहायता करने को तैयार रहेंगे। साथ ही यह भी था कि अब तक झांसी के सूबेदार पेशवा सरकार के मातहत माने जाते हैं, उनका वह संबंध भी कायम रहेगा। यद्यपि यह सुलहनामा प्रत्यक्ष में निर्दोष जान पड़ता है, पर लॉर्ड लिक की इस कूटनीति का यह परिणाम हुआ कि झांसी के उदाहरण देखकर बुंदेलखंड के अन्य समस्त राज्यों ने भी एक के बाद एक अंग्रेज शासकों से समझौता कर लिया। जो राजा इसे अपनी स्वतंत्रता के लिए हानिकारक मानते थे, उनको भी अपनी सुरक्षा की दृष्टि से ऐसा ही करना पड़ा।
कुछ समय बाद जब अंग्रेजों ने पेशवा बाजीराव द्वितीय को दबा लिया तो उससे संधि करते समय यह शर्त भी लिखा था कि हमारी मातहती में झांसी जैसे दूरवर्ती इलाके हैं, उन सब पर हम अपना अधिकार छोड़ते हैं। यद्यपि पेशवा का शासन निर्बल पड़ जाने से ये सब सूबेदार स्वयं ही पूर्ण स्वतंत्र राजा बन गए थे और पेशवा को किसी प्रकार का वार्षिक कर देना उन्होंने बंद कर दिया था, तो भी नामपत्र के लिए वे पेशवाई के अधीन अवश्य थे। पर चालाक अंग्रेजों ने इस शर्त द्वारा उनको पेशवा के बंधन से मुक्त करके अपने साथ किसी भी प्रकार की संधि कर सकने की स्थिति में ला दिया। अंग्रेजी सरकार के साथ संधि न कर सकने का एक बहाना था, उसे भी दूर कर दिया गया। शिवराज भाऊ का देहांत 1815 में हो गया। उसके बाद उनका पौत्र रामचंद्र राव सूबेदार हुआ और 1835 तक शासन करता रहा। उसका देहांत होने पर उसके कई वर्ष तक शासन में शीघ्रतापूर्वक परिवर्तन होते रहे और 4 वर्ष तक अंग्रेज सरकार ने अपना प्रतिनिधि झांसी में रखकर वहां का शासन कार्य चलाया। इसके पश्चात बहुत सोच विचार कर लक्ष्मीबाई के पति गंगाधर राव को, जो शिवराज भाऊ के सबसे छोटे पुत्र थे, शासन भार दे दिया गया। पर अब वे पूर्णतया अंग्रेजी सरकार के मातहत हो गए और उन्हें अपने यहाँ एक अंग्रेजी टुकड़ी रखना और उसके खर्च के लिए 2.25 लाख रुपए वार्षिक देना स्वीकार करना पड़ा। झांसी के राजाओं का यह इतिहास हमको बतलाता है कि किस प्रकार अपनी ही असावधानी और संगठन के अभाव से इस देश में अंग्रेजों के कदम धीरे धीरे मजबूत होते गए और वे एक एक करके राजाओं के राज्यों को अपने शासन में लाते चले गए। एक दिन वह भी था कि जब वे यहाँ व्यापारी के रूप में आए थे और सन 1753 तक एक दीन सेवक की हैसियत से दिल्ली के बादशाहों से छोटी मोटी रियासतों के लिए पैरों पर सिर रखकर प्रार्थना करा करते थे। पर उनके 100 वर्ष बाद वे ही व्यापारी यहाँ के बड़े बड़े राजाओं के साथ मनमाना बर्ताव करने लगे और झूठे बहाने निकालकर उनके राज्यों को आत्मसात करने लग गए। अंग्रेजों की इन चाल को देखकर भी भारतवासी सावधान नहीं हुए और जिसका अंग्रेजों से अपना कोई लाभ सिद्ध होता दिखाई पड़ा, वही उनका सहयोगी बनकर देशवासियों की जड़ काटने लगा। भारतवासियों में राष्ट्रीय भावना का यह अभाव ही इसके पतन का मुख्य कारण रहा है। अब यद्यपि देश स्वतंत्र हो चुका है, तो भी यह त्रुटि पूरी तरह गई नहीं है। आज भी यहाँ के अधिकांश व्यक्ति राष्ट्रीय हित के सम्मुख व्यक्तिगत हित को ही प्रधानता देने वाले मिलते हैं, जिससे भारतीय समाज की उन्नति बहुत कुछ रुक गई है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।